नमस्कार, आदाब, नीसम्बोला। मैं वीना आपके साथ हो गई हूँ। आपकी मेरा बहुत बहुत प्यार। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आईना। और आज आईना में हमारे मेहमान हैं सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस जनाब मोहम्मद सलीम साहब। याद रहे श्रोताओं, इलेक्शन डे विल बी वेडनेसडे 17 September. This day has been declared a public holiday. Polling stations will be open from 7:30 a.m. till 6 p.m. the day for the people to vote. याद रहे, there is only one constituency which covers the whole of Fiji. There will be 50 seats in the parliament. इतनी जानकारी के बाद हम मोहम्मद सलीम साहब का इस्तकबाल करना चाहेंगे आईना में। सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम विनय जी। थैंक यू, आप हमें यहाँ बुलाएं और हमारे सारे लिसनर्स को भी हमारा सलाम। थैंक यू सलीम साहब। वैसे जो लोग अभी तक वोटर रोल पर नहीं हैं, यानी कि अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, रजिस्टर नहीं हुए हैं, वे कब और कैसे और कहाँ रजिस्टर हो सकते हैं? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाट इज द डेडलाइन? जो लोग अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं जी। उनको रजिस्टर करने का मौका है अभी तक, और ये रजिस्ट्रेशन चलता जाएगा तब तक हम 4 अगस्त तक नहीं पहुँचेंगे। और जो लोग अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं वो अपने करीबी रजिस्ट्रेशन सेंटर में जाकर रजिस्टर हो सकते हैं। और अगर उनको दिक्कत है रजिस्ट्रेशन सेंटर में पहुंचने को, तो अगर एक फिज़िकली डिसेबल्ड पर्सन है तो हमें कांटेक्ट करें। हम अपना कोई रास्ता से हम उन तक पहुंचेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप फिर भी नहीं आ पाए तो जून में हम एक रजिस्ट्रेशन ड्राइव करेंगे फीजी वाइड, जहां पर हम सभी एरिया में जाएंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। हमारा टीम्स जगह जगह पर सिचुएटेड रहेंगे और वहाँ पर आप जाकर रजिस्टर हो सकते हैं। आपके जो ईवीआर मोबाइल ईवीआर थीम है ना, जी। और आपका जो टोल फ्री लाइन है इसमें भी, लेकिन हाउ एफिशिएंट ये जो आपकी टीम और आपका जो लेन और जो टोल फ्री नंबर है, कितना एफिशिएंट है? कभी कभी लोगों की शिकायत होती है सलीम साहब कि वी कॉल द टोल फ्री नंबर्स एंड देन नोबडी पिक्स इट अप, एंगेज साउंड बहुत देर तक आता है, तो उस पर आप कुछ कहेंगे? जी, पहला तो अगर एग्जांपल लिया जाए तो 2012 में रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। अभी तक 2013 2014 हो गया है, 550,000 वोटर्स रजिस्टर हो चुके हैं। तो 2012 फेज़ 1 फेज़ 2 में 505,000 पीपल रजिस्टर हो गए थे। तो हमारा जो प्लानिंग है, हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है, उससे हम अब काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है हमें कि किस तरह से हम फीजी में सभी एरियाज़ में जाए। अभी भी हम देख रहे हैं कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था, सब साबू में वो गए थे, लोग नहीं रजिस्टर हुए थे। तो ये सब हम अब इंफॉर्मेशन को हम गैदर कर रहे हैं। लोग अभी भी रजिस्टर नहीं हुए हैं क्योंकि ऐसा हो सकता था कि वो अपने रजिस्ट्रेशन टीम से नहीं मिल पाए, या जिस वक्त हम वहाँ गए थे वो नहीं थे। तो अभी से 4 अगस्त तक मौका है हमारे सभी फीजियंस को रजिस्टर होने को, और हमारे टीम वहाँ जाएंगे। जहाँ तक बात होती है टोल फ्री लाइंस का, तो हमारा टोल फ्री लाइन, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री लाइन पर। हम आपके डिटेल्स को ले लेंगे। आप अगर टोल फ्री लाइन नहीं मिला तो आप हमारे वेबसाइट पर भी हमें ईमेल कर सकते हैं, और हम एक स्ट्रेटजी से हम सब जगह जाएंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। फीजी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एरिया नहीं है जहाँ फ्लैट लैंड है। फीजी में तो समुद्र भी है, आइलैंड्स भी है। वैसे सलीम साहब, कितने लोग होंगे जो अभी रजिस्टर नहीं हुए हैं? यानी कुछ अप्रॉक्स फिगर्स आपके पास है? जब हम 2012 में हमने रजिस्ट्रेशन इलेक्शंस ऑफिस ने स्टार्ट किया था, हाँ। तो एस्टिमेटेड फिगर वाज 600 to 620,000 पीपल। अच्छा। अभी हम है 550,000 पर, लेकिन ये एस्टिमेटेड फिगर्स है फ्रॉम द 2006 सेंसस। तो हम उसी को एक बेस बनाकर अपना असेसमेंट कर रहे हैं। जैसे भी हम जा रहे हैं, तो अभी भी हम 88% पर हैं, लेकिन और लोग को हम रजिस्टर कर रहे हैं। थैंक यू। वैसे व्हाट्स द डेडलाइन? 4 अगस्त तक रजिस्टर सब लोग हो जाना चाहिए। तो कुछ परमानेंट रजिस्ट्रेशन सेंटर्स है अभी, उसके बारे में जल्दी से आप बता देंगे कि व्हाट आर द परमानेंट रजिस्ट्रेशन सेंटर्स? जी हाँ, permanent registration centers are open in Nandi Airport. We have one in Lotoka. There is one in Reki Reki. There is one in Namuka House, Lambasa. There is one at the PA's office in Savu Savu. और टूरेक ऑफिस में भी है जहाँ हम रजिस्टर कर रहे हैं लोगों को। और यहाँ सुबह में है जेक्स के ऑपोजिट में, जो पुराना फीजी विजिटर्स ब्यूरो बिल्डिंग है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा।
वैसे ये जो खबर है, ये जो जानकारी है, समय समय पर कुछ आप लोग एडवर्टाइज करते हैं कि दीज आर द परमानेंट रजिस्ट्रेशन सेंटर्स, और अगर जी अभी तक आप रजिस्टर नहीं हुए तो यहाँ जाकर रजिस्टर हो सकते हैं, क्योंकि जी हो सकता है कि कभी कभी लोग एन मौके पर रेडियो नहीं सुनते, टीवी नहीं देखते हैं, हम्म, तो इसको मेरे ख्याल से एक कंसिस्टेंसी के साथ ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा, या फिर दर्शाना पड़ेगा कि जी यहाँ यहाँ रजिस्ट्रेशन सेंटर्स है ना। वैसे सलीम साहब, आई बिलीव वोटर रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी ना, नीदर हम्म, आर दे एनी पेनल्टीज भी नहीं है कुछ, हम्म, बट यू मे वांना शेड सम लाइट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड, मतलब कि लोग रजिस्टर क्यों होना ज़रूरी है, जी वाई। हाँ। क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो रहा है इलेक्शंस के लिए, और फिजी में इलेक्शंस जो है 17 सितंबर को है। हम्म अ, अगर एक फिजियन चाहता है कि उसका वोट काउंट हो और उसे वोट करने का मौका मिले, तो वोट करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। हम्म। जब आप रजिस्टर हो चुके हैं, उसके बाद में आप जब रजिस्ट्रेशन सेंटर्स जब आप पोलिंग स्टेशन में जाएंगे तो आपको वोट करने का मौका मिलेगा। If you want your choice of government, you have to vote. For voting, you have to register. यस। It's simple as that. यस। Thank you so much. वैसे अगर कोई रजिस्टर ऑलरेडी हो चुका है हम्म, and they've moved to a new address, या so do they have to go back to the registration centers and get it amended, or? जी, अगर आप अपने एड्रेस चेंज कर दिए हैं तो हाँ। हमारा जो रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स डिक्री है उसमें ये कहते हैं कि आप परमानेंट सेक्रेटरी यानी सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस को इन्फॉर्म करें। आप लेटर लिख कर इन्फॉर्म कर सकते हैं। लेटर में आप अपना ईवीआर नंबर और अपना डिटेल्स लिखें और हमारे पास भेजें, और हम आपके डिटेल्स को चेंज करके आपको कंफर्मेशन लेटर में बताएंगे। दूसरा रास्ता ये है कि आप हमारे नज़दीकी परमानेंट रजिस्ट्रेशन सेंटर में जाएं, जहां पर आपका डिटेल्स इंस्टेंट चेंज हो जाएगा। अच्छा जी। जी, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना डिटेल्स करेक्ट कर लें, क्योंकि हम इस साल के इलेक्शन में आप वोट वहीं कर पाए, आप उसी पोलिंग स्टेशन में वोट कर पाएंगे जिसमें हम आपको टेक करेंगे। तो ये ऐसे होगा कि हम आपका रेजिडेंशियल एड्रेस देखेंगे और वहाँ से जो करीबी पोलिंग वेन्यू है वहाँ पर आपको टेक कर देंगे। तो अगर आपका एड्रेस, अगर आप लोटोका के निवासी थे और आप अभी सुबह आ गए और आपने एड्रेस नहीं चेंज किया है, तो हम आपको लोटोका वाला पोलिंग स्टेशन में आपको टेक कर देंगे। तो पोलिंग स्टेशन में टेक करने के बाद इलेक्शन डे अगर आपने तब भी नहीं किया, तो इलेक्शन डे आपको वोट करने में सुबह में कोई पोलिंग स्टेशन में मौका नहीं मिलेगा। आपने ये मुद्दा उठा दिया। एक्चुअली आई हैड दिस क्वेश्चन, सलीम साहब, एवरी रजिस्टर्ड वोटर विल बी एलोकेटेड अ वोटर पोलिंग वेन्यू टू वोट ना। तो लोगों में इस बात को लेकर थोड़े से अफरा तफरी है कि जबकि वन मैन वन वोट के आधार पर वोटिंग होगी, तो क्या फर्क पड़ेगा वे किस पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपना जो वोट है वो डालें। आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग सम वेरी वैलिड एंड पॉजिटिव रीजंस टू डू दैट, कि क्यों नहीं, कि वोट तो मुझे एक ही व्यक्ति को देना है, तो कहीं पर भी हम जाकर वोट डाल सकते हैं। तो कुछ रीजंस होंगे जो आप लोगों ने कहा है कि वही वेन्यू पर आपको, जिस एरिया से आप रजिस्टर हुए वहां जाकर वोट डालना पड़ेगा। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब। वेलकम बैक टू आईना। आज जनाब सलीम साहब, सुपरवाइज़र ऑफ इलेक्शंस, हमारे मेहमान हैं। और सलीम साहब, जैसे मैंने पहले सवाल किया था कि जब वन मैन वन वोट के आधार पर वोटिंग होगी ही, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपना जो वोट है, मतदान है, वो कर दे। लेकिन आप लोगों के पास कुछ वैलिड रीज़न ज़रूर होंगे। पहला सवाल तो यही है। जी हाँ, रीजंस तो है। अब मैं 2006 और उससे पहले के इलेक्शंस के एग्जांपल लेता हूँ। 2006 में इलेक्शन 7 डेज में हुआ था। अब अगर आप देखें तो ऋषिकुल स्कूल का एग्जांपल है, वहाँ 2400 वोटर्स ने वोट किया था। अब वो उन वोटर्स ने 7 दिनों के अंदर वहाँ पर जाकर वोट की थी। अब ऐसा होता है कि आप अगर आज गए, देखें लंबा लाइन है, अच्छा ठीक कल आएंगे, 7 दिन का मौका है। इस साल का इलेक्शन जो है 2014 जनरल इलेक्शन, वो एक दिन में होगा, 17 सितंबर, और उसी दिन में सवेरे 7:30 बजे से शाम 6 बजे तक आपके पास मौका है वोट करने को। तो इस तरह के अरेंजमेंट में अगर हम कहीं भी आपको वोट करने का मौका दे दें, तो ये ऐसे होगा क्योंकि पब्लिक हॉलीडे है। ज़्यादातर लोग अगर पिकनिक करने चले गए तो देवम्बा में जो पोलिंग स्टेशन वो ओवरलोडेड हो जाएगा। जब वो पोलिंग स्टेशन ओवरलोडेड हो जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि लोग सवेरे से शाम तक लाइन में खड़े रह जाए, 6 बज जाए, बट वोट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ढेर लोग वहाँ पहुँच गए। तो इसीलिए हमें सारे वोटर्स को एक एक पोलिंग स्टेशन में टेक करना है।
टेक करने के बाद आप उसी पोलिंग स्टेशन में जाकर वोट करें। खुदा न खास्ता अगर किसी दूसरे मतलब उस पोलिंग स्टेशन से आप दूर हैं, I mean, are there any provisions for people who for some reason may not be at the designated areas on the election day itself, तो या पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचने में असमर्थ हो, दे में भी सिक, अस्पताल में हो या फिर गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, तो उनके लिए कोई प्रोविजंस है? जी हाँ, अगर आपको पता है कि आप 17 सितंबर को आप फिजी में नहीं रहेंगे, आप अपने रेजिडेंशियल एरिया में नहीं रहेंगे, जैसे कि आप अगर लोटो का ट्रिप बस चला रहे हैं जी, तो अगर ट्रिप रद्द नहीं हुआ तो आपको जाना पड़ेगा, नौकरी का सवाल है। तो उस दिन आप कैसे वोट करेंगे वो तो हो नहीं सकता। तो उससे पहले आपको अपना वोट डालने के लिए पोस्टल वोटिंग का एप्लीकेशन कर दें। तो आप पोस्टल वोटिंग एडवांस में होगा, 17 सितंबर नहीं, ये पोस्टल वोटिंग होगा पहले हफ्ता सितंबर से स्टार्ट होगा। तो आपको हम आपको बैलेट पेपर और बुकलेट सब भेज देंगे, आप उसमें वोट करके फिर हमारे पास एनवलप में भर के चाहे पोस्ट कर दे या हमारे ऑफिस में ला कर दे दे। तो आपने वोट कर दी, लेकिन वो वोट 17 सितंबर नहीं, वो एडवांस में वोट हो गया, लेकिन आप क्योंकि अपने एरिया में नहीं रहेंगे। तो पोस्टल वोटिंग एप्लीकेशंस क्लोज ऑन द 27 ऑफ अगस्त। उससे पहले अगर आपको पता चल जाए तो आप अप्लाई कर दें, और अगर आपको अप्रूवल हो जाए तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप फिर वहाँ से अपना एनवलप का इंतज़ार करें और फिर वोट करें। वैसे एप्लीकेशन करने का कोई प्रोसीजर है? कहाँ पर जी इनको हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म्स इत्यादि मिलेंगे? एप्लीकेशन फॉर्म्स जब हम तैयार कर लेंगे तो हम एप्लीकेशन फॉर्म्स को अपना वेबसाइट पर रख देंगे। जितना भी परमानेंट रजिस्ट्रेशन सेंटर है सभी जगह पर हम वो रख देंगे। आपको अपना आप वहाँ जाए, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर आप फिल कर सकते हैं। ओके, लेकिन तो कॉन्फिडेंशियलिटी कहाँ है? अगर आप उनको भेज देंगे पोस्ट में, उनके पास बैलेट पेपर पहुंच गया, उनके पास सब कुछ पहुंच गया, तो उस कहाँ पर वो खुद अपने ही घर पर बैठकर या कहीं पर भी वो अपना जो जिसको वोट करना चाहते हैं माकर के आप लोगों के पास पोस्ट कर देंगे? जी दैट इज जी, पोस्टल वोटिंग फिजी में पहले भी हुआ है। जी इंटरनेशनल प्रैक्टिस भी है पोस्टल वोटिंग जी करना। जी पोस्टल वोटिंग में हम एज एन इलेक्शंस बॉडी हम आप तक अपना जो इलेक्शंस का बैलेट पेपर है वो पहुंचा देंगे। क्योंकि यहाँ आपने पूछा सीक्रेसी, तो यहाँ सीक्रेसी ऑफ द बैलेट है, लेकिन वो अगर आपके पास हमने बैलेट पेपर भेज दिया है तो वो आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपना बैलेट पेपर आप मार्क करें इन सीक्रेट। आपको किसी से बताना नहीं है, आपको किसी से डर के कोई और पर्सन के लिए नहीं वोट करना। जिसको आप चूज कर रहे हैं उसके लिए आप वोट करें। श्रोताओं, आपको ज्ञात होगा कि कुछ बात हुई थी, शायद लोगों में ये कन्फ्यूजन है सलीम साहब कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी या फिर मैनुअली आपको टिक करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर बाद में एक सैंपल आपको दिखाया जाएगा और कि किस तरह से आपको टिक करना है या कहाँ कैसे टिक करना है, क्या करना है, बैलेट पेपर का सैंपल है वो भी दिखाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आई बिलीव सलीम साहब के देयर विल बी अ 2 week प्री पोलिंग पीरियड फॉर दोज वोटर्स लिविंग अवे फ्रॉम मेजर सेंटर्स। नाउ who else will be allowed, यानी कौन कौन और अलाउड होंगे टू कास्ट देयर वोट्स बिफोर द 17th of September, लाइक दीज पीपल जो अवेलेबल नहीं रहेंगे? जी हाँ, पोस्टल वोटिंग जो है इस साल के इलेक्शन में 3 तरह से वोट होगा। पहला तो 17 सितंबर में आप जाकर वोट कर सकते हैं। दूसरा पोस्टल वोटिंग जो मैंने बताया, जैसे जो लोग ओवरसीज से रजिस्टर हुए हैं वो पोस्टल वोटिंग की तरह द्वारा वोट करेंगे। तो वो लोग वोटिंग डे 17 सितंबर से पहले वोट कर देंगे, क्योंकि पोस्टल वोटिंग का रूल है कि बैलेट पेपर हमारे पास 17 सितंबर से पहले पहुंचा। कितना पहले पूछे? 6 PM ऑन 17th of September को हमारे पास बैलेट पेपर एनवलप होना चाहिए। कोई उस जगह पर कोई टाइम फ्रेम है कि 1-2 कितने दिन तक आप उन तक बैलेट पेपर पहुंचा देने की उम्मीद करते हैं? अराउंड 2 हफ्ता पहले या 1 हफ्ता पहले? देखो, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारा बैलेट पेपर प्रिंटिंग शायद सितंबर 1 या 2 को तैयार हो जाए। अच्छा जी। तो हम उसके बाद में वो पोस्ट करेंगे सारे फिजियंस को जो पोस्टल वोटिंग के द्वारा वोट करेंगे। उसके बाद में उन तक जब पहुंचेगा तो वो हमारे पास वापस भेजेंगे। तो हमारा तो टारगेट यही है कि जल्द से जल्द उन तक पहुंचा दें, फिर उसके बाद में वो हमारे पास भेज दे, जिसमें वो वोट्स हमको 17 सितंबर 6 PM से पहले मिल जाए। अच्छा जी। तीसरा जो वोटिंग करने का तरीका है वो है प्री पोल वोटिंग। आपने थोड़ा थोड़ा बताया है कि जो लोग उस दिन काम करेंगे वो, तो जैसे पुलिस है या
मिलिट्री फोर्सेस है वो प्री पोल वोटिंग कर सकते हैं, डिसिप्लिन फोर्सेस। क्योंकि उस दिन हमें पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी, पुलिस पूरी तादाद में रहनी चाहिए, तो वो प्री पोल कर वोटिंग करेंगे। और जो लोग रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जैसे कोई आइलैंड में रहते हैं और उस आइलैंड में टोटल वोटर पॉपुलेशन मिलाकर 100 नहीं हो सकता है, तो उस एरिया में हम प्री पोल करा देंगे, क्योंकि वो उन आइलैंड के लोगों के लिए भी कन्वीनियंट है। और इलेक्शंस ऑफिस वहाँ पर जब लेके पहले जाएगा तो सभी को वोट करने का मौका मिल जाएगा। इलेक्शन डे उस आइलैंड में अगर 30 पीपल रह रहे हैं तो हम एक पोलिंग स्टेशन वहाँ पर अगर बना देंगे, तो शायद अगर हम वहाँ पहुँच ना पाए या देर में स्टार्ट हुई तो वो सब प्रॉब्लम्स होगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए वहाँ प्री पोलिंग होगा। इसी तरह से प्री पोलिंग होगा दूर के रूरल एरियाज में जहाँ पर उतने लोग नहीं होते हैं और वहाँ जाना बहुत दिक्कत का सामना, क्योंकि कुछ एरिया में फिजी में है जहाँ रास्ता बहुत अच्छा नहीं या बहुत देर लगेगा पहुँचने में, तो उस सब को ध्यान में रखे हुए हमने उन सब एरियाज को प्री पोलिंग के लिए डिजिग्नेट कर दिया है। अच्छा जी, तो अभी आपने डिसाइड कर लिया है कि कौन कौन एरिया में प्री पोलिंग होगी? एक चीज़ है तो ईस्टर्न डिवीज़न में जो आइलैंड्स है, जहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स में तो कम लोग रह रहे हैं, उन एरियाज़ में हम करेंगे। यहाँ वितिलेवु के हाईलैंड्स में हमें प्री पोल करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जगह पे जाना बहुत दिक्कत है, तो उन सभी जगहों में हम करेंगे। ये लिस्ट जो है, ये लिस्ट बहुत जल्द ही पब्लिश हो जाएगा। अच्छा। तो लोग को पता चल जाएगा कहाँ पर प्री पोलिंग होगा। थैंक यू सनीम साहब। एक और ब्रेक का समय हो गया है आईना में श्रोताओ। ब्रेक के बाद आप हमें कॉल कर सकेंगे 3220-902 या 3220-903 पर। आपके पास भी बहुत सारे सवाल होंगे। मुझे पता है आप लोगों के पास भी बहुत सारे सवाल होंगे। वेलकम बैक टू आईना। बिफोर वी टेक द कॉलर्स ऑन, सनीम साहब, पोस्टल वोट के लिए एप्लीकेशंस कब, मतलब डेडलाइन कब है वो बता दें। 27 अगस्त 27 अगस्त से पहले आपको एप्लीकेशन कर देना है कि वी नीड पोस्टल बैलेट द्वारा हम वोटिंग करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। सवाल और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ कॉलर्स लाइन पर हैं। हेलो, नमस्ते जी, आपका स्वागत है। हेलो जी, अपना रेडियो का वॉल्यूम भी धीमा करना है, नाम पता बताना है और आपका सवाल। हम गलेंगलम्बा से बोल रहे हैं, परमानंद है जी। परमानंद जी, क्या सवाल है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं जो इलेक्शन अफसर, सबसे पहले मैं उससे एक बात पूछना चाहूंगा। मैं 2 सवाल करूंगा, तो दोनों सवाल के आप मुझे एक साथ में जवाब दे सकेंगे। पहली सवाल तो ये, जैसे अभी भी आपने कहा कि पहले 7 दिन तक जो इलेक्शन प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन होता रहता था और लोग वहां पर जाकर के वोटिंग किया करते थे, और अब जो हो गया है, अब 1 दिन के अंदर में जो जितने भी पीपल्स है, जितने भी लोग हैं, इन्हें 1 दिन में जाकर के वोट करना होगा। तो जो लोग वोट नहीं कर सकेंगे तो उनका तो कोई सुविधा अब तो नहीं होगा ना, मतलब कहीं दूर होंगे, कहीं से नहीं आ पाएंगे या कुछ उनके पास ऐसा हो जाए तो वो वोटिंग नहीं कर पाएंगे। भले वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं और वो वोट ना कर पाए तो 1 दिन में शायद ऐसा संभव तो नहीं हो सकेगा। और दूसरी बात, जहाँ पर लोग जाकर के वोटिंग करते हैं, अब मान लिया जाए कि मैं आपको वोट करता हूँ बीना जी, तो मेरे कहने का मतलब है, मेरा जो वोटिंग का आधार है एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, तो वहाँ पर जो पोलिंग एजेंट तो होगा, जो सरकार का आदमी तो वहाँ पर होगा, लेकिन एक जो कैंडिडेट है, अब जिसको मैं वोट करना चाहता हूँ, अगर हमारा एक आदमी वहाँ पर हो हमें ये बताने के लिए कि हम राइट पर्सन के वोट करते हैं या नहीं करते हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा। और अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि जो वोटिंग है ये अच्छा है, होना चाहिए, क्योंकि हम फिजी में रहते हैं। फिजी में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। That is exactly what we were talking about, Saneem Sahab, कि credibility of the people inside the polling booth, जो आपने कहा कि असिस्ट करने वाले हैं, जो लोग शायद ठीक ठाक से वाकिफ नहीं है कि कहाँ वोट करें, किसको ठीक करें, इस पर आप रोशनी डालें। जी हाँ विनय जी, पहले तो मैं परमानंद जी को थैंक्स कहना चाहता हूँ। आपने 3 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रेज किया है। तो पहला, मैं क्रेडिबिलिटी पे जाने से पहले मैं परमानंद जी का जवाब दे दूं। पहला तो 7 दिन में पहले वोटिंग होता था, क्योंकि आप
सभी को एक पोलिंग वेन्यू में जाकर एक हॉल में वोट करना पड़ता था। इस साल का इलेक्शन में आप एक स्कूल में जाएंगे लेकिन 7 अलग अलग क्लासरूम में वोटिंग होगा। एक क्लासरूम में 500 से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे। तो इस तरह से अगर आप जोड़े तो आप दिन भर में पूरे 500 लोग वहाँ वोट करके चले जाएंगे और आपको लाइन में बहुत देर नहीं खड़ा होना पड़ेगा। और जहाँ तक आपने कहा कि अगर कोई नहीं पहुँच पाया, तो हम ये भी देख रहे हैं कि पहले के इलेक्शन में 7 रोज़ में भी काफ़ी लोग नहीं वोट करते थे क्योंकि वो वोट नहीं कर पाए या छूट गए या कुछ हो जाए। तो इस इलेक्शन में हमने जो तरीका इस्तेमाल किया है कि पब्लिक हॉलीडे है, गवर्नमेंट ने पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया है। दूसरी चीज़ है कि हमने लाइंस को छोटा कर दिया है। ऋषिकुल स्कूल में 2500 लोग एक हॉल में पहले वोट करते थे। अभी भी अगर ऋषिकुल स्कूल में 2500 लोग हैं तो वो 5 क्लासरूम में वोट करेंगे। 5 क्लासरूम में वोट करेंगे तो 500 लोग एक एक क्लासरूम में वोट करेंगे। वो दिन भर में वोट कर लेंगे। अलग अलग पोलिंग बूथ्स होंगे, अलग अलग पोलिंग स्टेशन होंगे। स्टेशन जी। और जहाँ तक आपने कहा कि कोई और अगर हमें मदद करेगा या हमारा आदमी हमको मदद करे, तो इस इलेक्ट्रल डिक्री में जो है कि आप पोलिंग जब करने जाएं, आपको कोई आपके मदद करने के लिए सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर मदद कर सकेगा। अगर आप अपने बेटे को चाहते हैं कि वो आपको मदद करे वोट करने में, तो वो नहीं अलाउड है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है, जो हमारे हायर्ड पर्सन होगा जिसको हम हायर करेंगे, वो आपको वोट करने में मदद करेगा। तो वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का हायरिंग प्रोसेस जो है, उसमें हम ये देखते हैं कि वो पर्सन जो है वो एक ईमानदार पर्सन पहला है। दूसरा तो वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं मिला होना चाहिए। अगर वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो उनको साइन करना पड़ेगा कि मैं कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी या पॉलिटिकल पार्टी में हिस्सा नहीं लूँगा जब तक हम इलेक्शन ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी है। और फिर वो स्टाफ जो है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट हमारे इलेक्शन ऑफिस का है जिससे वो स्टाफ बंधा हुआ है। अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट के आउटसाइड काम करेगा तो उस पर हम डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। Will he be under an oath? Yes, Yeah. He is bound by the contract and he will have to work in accordance with the contract. और आखिर में बता दूं, जब कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपको असिस्ट करेगा वोट करने में, तो वो एक और ऑफिसर के सामने हेल्प करेगा। हमारे स्टाफ कोई अकेले आपके लिए वोट नहीं करेगा, वो एक और स्टाफ के सामने आपको असिस्ट करेगा जो आपको कंफर्म कर सकता है कि आपका वोट जिसको आपने चाहा उसी को मिला। एक सवाल आया था, ज्योति ने नांदी से मेरे पास ईमेल भेजा था। वुड लाइक टू नो व्हाट टाइप ऑफ हेल्प विल बी गिवन टू पीपल who are blind and people who can't read and write. How can they be sure their vote is placed correctly? तो अभी काफ़ी हद तक आपने समझा दिया है। तो ये एक और बात यहाँ पर है, आपने अभी भी सुना होगा कि हमने फिजी नेशनल काउंसिल ऑफ डिसेबल्ड पर्सन से मदद ली है कि हम एक कंसल्टेंट को लेंगे जो हमें मदद करेगा कि कैसे उन लोगों की मदद करें जो फिजिकली डिसेबल्ड है। इस कंसल्टेंट को हम यूज़ करेंगे जो हमें हमारे स्टाफ को भी ट्रेन करेंगे कि आप एक डिसेबल्ड पर्सन से कैसे ताल्लुकात रखें, कैसे उनसे डील करें, और इलेक्शन डे कैसे उनका वोट जो है वो रियलाइज़ होना दें। और ये हम उस कंसल्टेंट के इंफॉर्मेशन जो हम यूज़ करेंगे अपने लिए ट्रेन जो वोटर एजुकेशन है उसमें भी, तो हम ये सभी फिजियंस को एक्सप्लेन करना चाहते हैं जैसे वो समझ पाए। तो डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए हम उस कंसल्टेंट की इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। Now that you mentioned voter education, what is the time frame for voter education? जी, वोटर एजुकेशन तो हमने स्टार्ट किया है टीवी पर, और अगर आप देखें तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड्स भी है, वहाँ पर भी वोटर एजुकेशन का एक स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह से अब हम बिल्डअप करेंगे जिसमें कि लोग कंफ्यूज ना हो जाए, और एक स्ट्रेटजी फॉलो करके हम इलेक्शंस तक लोगों को समझाएंगे कि कैसे वोटर एजुकेशन हो। वोटर एजुकेशन हमारे टीम भी जाकर करेंगे, सभी एरियाज़ में जाएंगे। करीब 40 पीपल को हम हायर करेंगे जो फिजी के सभी इलाकों में जाएंगे और लोगों को बारीकी से समझाएंगे कि इलेक्शंस में कैसे होगा, कैसे वोटिंग, क्या बैलेट पेपर किस तरह दिखाएगा, किस तरह से नेशनल कैंडिडेट्स लिस्ट को पढ़ा जाए। तो वो हमारे स्टाफ आपके पास आकर करेंगे। उससे पहले हम टीवी और रेडियोज़ में इलेक्शंस के बारे में एड्स चलाकर आपको बिल्डअप करेंगे कि आप समझने लगे कि क्या हो रहा है।
वैसे the National Federation Party claims that people will have little time to digest all the information on how to vote come the September elections. तो आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? वोटर एजुकेशन जो है वो इलेक्शंस ऑफिस एक स्ट्रेटजी से करेगा। हमारे पास जो स्ट्रेटजी है उसमें 4 फेजेस है। पहला तो है व्हेन टू वोट, दूसरा है वेयर टू वोट, तीसरा है हाउ टू वोट एंड आखिरी वाला है ऑल फिजियंस शुड वोट। अगर आप स्ट्रेटजी जो हमारा देखें तो हम इस तरह से इंफॉर्मेशन को तोड़ तोड़ कर लोगों तक पहुंचा देंगे कि लोग जान जाए कि इस तरह से होगा। और वोटिंग फिजी में पहली बार नहीं हो रहा है, वोटिंग पहले भी हुआ था, लोगों ने वोटिंग की है और हमारे लोग ये समझते हैं कि किस तरह से वोटिंग किया जाए। तो अगर देखना चाहे तो आप हमारे जो टीवी का एड है उसमें हमने कोशिश की है एज सिंपल एज पॉसिबल समझाने की कि आपको एक नेशनल कैंडिडेट्स लिस्ट होगा, उसमें से आप देख के अपना नंबर को चूज़ करें और बैलेट पेपर में टिक सर्कल या क्रॉस करें। तो इसी तरह से लोग समझ जाते हैं और हम अपने टीम्स को भेज कर समझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, वोटिंग प्रोसीजर्स पर कुछ और रोशनी हम ज़रूर डालेंगे, बैलेट पेपर भी दिखाने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में। वैसे बिफोर वी मूव ऑन, सनीम साहब कितना कॉन्फिडेंट है यूजिंग ऑल द स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स आप लोगों ने बनाया है, कितना कॉन्फिडेंट है आप लोग की एक दिन में, लाइक द प्रीवियस कॉलर सेड कि जहां 7 दिन में वोटिंग होती थी वहां आप लोगों ने बिड आउट आया है कि ये जो वोटिंग है एक दिन में ख़त्म कर देंगे। तो कितना विद योर स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स कितना कॉन्फिडेंट है आप लोग के एक दिन में सारे के सारे लोग वोटिंग कर चुके होंगे? जी वीना जी, पहला तो ऐसा है कि हम और भी देशों को देखे हैं और उनके स्ट्रेटजीज को हमने अंडरस्टैंड किया है। अब एक एग्जांपल दे दें, इंडोनेशिया हैज 17,000 आइलैंड्स, दे हैव अ पॉपुलेशन ऑफ क्लोज टू आई थिंक 180 मिलियन पीपल। उनका इलेक्शन स्टार्ट होता है 7 o'clock इन द मॉर्निंग और ख़त्म फिनिश हो जाता है 1 o'clock। वो एक दिन में इलेक्शन कर लेते हैं, आधा दिन में इलेक्शन कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का वोटर पॉपुलेशन है क्लोज टू 18 to 22 मिलियन। ऑस्ट्रेलिया का इलेक्शन लास्ट ईयर एक ही दिन में हो गया था। तो इन कंट्रियों को अगर हम देखें कि कैसे वो कर रहे हैं तो हमने भी कुछ लेसन्स सीखे हैं और इसी तरह से हमने अपना जो प्लान्स है उनको डिवाइस किया है और इसी तरह से अगर हमारा प्लान्स इम्प्लीमेंट होगा तो इलेक्शंस हो जाएगा। थैंक यू सनीम साहब। एक ब्रेक का समय हो गया है आयना में, इसके बाद में कुछ और कॉलर्स को मौका देंगे। वेलकम बैक टू आईना। और आज सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस जनाब मोहम्मद सनीम साहब हमारे मेहमान हैं श्रोताओं। और सनीम साहब, दरअसल आम जनता को कैसे मालूम होगा कि उनको किस पोलिंग स्टेशन पर वोट डालना है? जी इस साल के इलेक्शंस के लिए हमने पोलिंग वेन्यूज़ को आइडेंटिफाई कर दिया है। प्रोविजनल पोलिंग वेन्यूज़ को हमने 1 मई को पब्लिश किया। तो इन पोलिंग वेन्यूज़ में अब जनता को जाकर वोट देना है। तो हम अब क्या कर रहे हैं कि जब आपने 2012 में रजिस्टर हुए थे तो उस वक्त हमारे सिस्टम में 1148 पोलिंग वेन्यूज़ थे। अभी तक जो हमने पब्लिश किया है तो 1380 से ज़्यादा पोलिंग वेन्यू हो गया है। तो क्या होता है अब, क्योंकि हमने लोगों को उनके घरों के नज़दीक में टैग करना है, तो अब क्या होता है कि लोगों को फिर से हम रीअसाइन करेंगे। जैसे अगर आपने सोचा था कि राइट हम सुबह सिटी में काम करते हैं तो सिविक सेंटर में वोट देंगे, सिंस इलेक्शन डे पब्लिक हॉलीडे है तो आपको अब अपने घर ही रहना है, तो आपको घर के नज़दीक वाला पोलिंग वेन्यू में वोट करना आसान होगा। तो अब क्या कर रहे हैं इलेक्शन ऑफिस, अब हम लोगों को उनके घर के नज़दीक के एड्रेस पे पोलिंग वेन्यूज़ में असाइन कर रहे हैं जी। लैंड डिपार्टमेंट के असिस्टेंस ले रहे हैं, जिसमें कि हम GIS के द्वारा लोगों को टैग कर दें। टैग करने के बाद अब इसी महीने में करीबन नेक्स्ट वीक या आफ्टर नेक्स्ट वीक हम एक प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर्स को हम पब्लिश कर देंगे और जो जो वेन्यू हमें यूज़ करना है उन सब वेन्यूज़ में हम कोशिश करेंगे ये सब लिस्ट को टांग दें। तो आप जाकर देख सकते हैं कि आप वहाँ पर वोट कर रहे हैं कि नहीं। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो लिस्ट है उसको हम इंटरनेट पर भी रख दें। आप अपना EVR नंबर टाइप करें, वो लिस्ट आपको शो करेगा, आप कहाँ वोट कर रहे हैं।
तो अगर आपको करेक्शन करना है वो आप हमारे पास आएँ या तो जून में हमारे पास आएँ और चेंजेस करा सकते हैं। एक और तरीका हम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है जो मोबाइल फ़ोन कंपनी है डिजिसेल और वोडाफोन, जी। हम उनके द्वारा आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो क्या करेंगे, जो आपका ईवीआर नंबर आप हमें टेक्स्ट करें, एक नंबर आपको दिया जाएगा, आप उस नंबर पर अपना ईवीआर नंबर टेक्स्ट करें, तो वो कंपनी आपको आपका पोलिंग स्टेशन जो है उसको टेक्स्ट करके आपको बताएगी। अच्छा। तो आप अपने घर पर वो फ्री होगा, आप अपने घर पर बैठकर आप अपने सारे रिश्तेदार का ईवीआर नंबर टेक्स्ट करके अपना सेंटर जान जाएंगे। अगर आपको वहाँ नहीं वोट करना है कहीं और, तो आप तुरंत आकर करेक्शन करा दें। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड द रेस्ट ऑफ द वीक द पॉलिटिकल लीडर्स विल बी डूइंग देमसेल्व्स, उनको भी वे भी बताएंगे कि कहाँ आपको जाकर वोट डालना है, क्योंकि जी। अपनी पार्टी का जो प्रमोशन इत्यादि वो तो करनी है जी। लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मोबाइल फोन से एक जरिया होगा, और आपने कहा कि वो पोलिंग स्टेशंस पे लिस्ट जो है आप देख लें, रोल में आपका नाम है या नहीं, आपको कहाँ वोट करना है। तो ये काफ़ी अच्छी सुविधाएं आप लोगों ने सोच रखी है। कुछ और कॉलर्स को मौका देते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम जयेश है, जी, सुबह जयेश। से बात करता हूँ जी। अच्छा, ये अभी ये शमीम ने बताया जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बारे में कि वहाँ पे भी ऐसे एक दिन में इलेक्शन होता है। क्या ये ऐसी कंट्रियों में मिनिस्टर फॉर इलेक्शन ऐसे अपॉइंट किया जाता है? क्या ऐसे कंट्रीज में मिनिस्टर फॉर इलेक्शन अपॉइंट किए जाते हैं? जी, ये इन कंट्रीज में जो सवाल आपका है वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तो इसमें हाँ या ना, हाँ या ना? अच्छा जी। मुझे ये लगता है कि ये जो क्वेश्चन है जी, आपको खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं, मैं रिसर्च का ऑफहैंड बात आपको नहीं है। नहीं जब बता सकता। रिसर्च का बात नहीं है, जब आपको सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शन नियुक्त किया गया तो आपके पास ये भी नॉलेज होना जरूरी है। तो इन्होंने तो अभी कह दिया है जयेश भाई कि ही कैन नॉट कमेंट ऑन द क्वेश्चन अभी इसमें मुझे इमीडिएटली। रिसर्च करना जरूरी नहीं है, उसे रिसर्च करना जरूरी जी, है। तो थैंक यू, ऐसा करेंगे, पास मैंने वे मांगा रिसर्च है। करके वापस आएंगे। दिस इज द नॉट द Thank लास्ट you. इंटरव्यू। तो कुछ और इंटरव्यूज हम जरूर आपके साथ करेंगे, देन दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर लेटर ऑन। हेलो, आपका स्वागत है। नमस्ते जी। हेलो जी, आपका भी स्वागत है आईना में। चले गए, आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं 3220-902 या 3220-903 पर। जब तक आप कॉल करते हैं तब तक हम वोटिंग प्रोसीजर्स पर कुछ रोशनी डालते हैं। और सलीम साहब, एक्चुअली ये प्रोग्राम रेडियो का भी है, टेलीविज़न का भी है, टीवी पर भी लोग इसे देखेंगे। कुछ कॉलर्स हैं, उसके बाद में हम बैलेट पेपर की ओर एक दृष्टि डालते हैं। हेलो, नमस्ते जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद आजम बात करता कनीगम से। हाँ आजम साहब। अच्छा, मंगता जाने जो व्हील चेयर पेशेंट लोग रही बीमारियां, उसके कैसे आप लोग ले जाएगा घर अच्छा। से? सलीम साहब। जी हाँ, जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड है, चाहे व्हील चेयर पर है या खाट पर है, उनको 17 सितंबर में वोट करने के लिए पोलिंग स्टेशन जो है, नज़दीकी पोलिंग स्टेशन आना है। अगर वो दिक्कत है कि आप वहाँ नहीं आ सकते हैं, तो वो पोस्टल वोटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टल वोटिंग वो घर से कर सकते हैं। आपको एनवलप भेज दिया जाएगा आपके नंबर पर, बॉक्स नंबर जो भी आप देंगे। उसके बाद में जो पर्सन घर पर है वो मार्क करके वो एनवलप में भर कर वो हमारे पास आप पोस्ट कर सकते हैं। वैसे पोस्टल सलीम वोटिंग साहब, से। मान लो व्यक्ति व्हील चेयर पर है, मान लो एक व्यक्ति हो सकता है घाट पर है, बेड रिडन है, वो एप्लीकेशन नहीं कर सकता है, उनके लिए क्या है? ऐसे लोगों के लिए क्या प्रोविजंस है? जिनको हमें पहले पता होना चाहिए कि कौन है। अगर कोई है जो घाट पर एप्लीकेशन है, भी नहीं कर पाते, एप्लीकेशन नहीं कर पाता है, तो अगर हमें ये पता चलेगा तो हम उन तक पहुंच सकते हैं। जो हमारे ऑफिस है, अगर हमें ये बात पहले से मालूम हो जाए, तो हम पोस्टल वोटिंग फॉर्म अगर वो हमें कॉल कर दें कि हम यहाँ इस हालत में हैं और हमें पोस्टल वोटिंग एप्लीकेशन करना है, तो हम ज़रूर कोई ना कोई कोशिश करके उन तक फॉर्म पहुँचा देंगे, क्योंकि हमारा मकसद है कि हर एक रजिस्टर्ड फिजियन को मौका मिले वोट करने का। बेशक, और ये बहुत ज़रूरी भी है। तो किस नंबर पर, वही टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करें? क्या नंबर है वो बताएं। आप दो ऑप्शन है, जो टोल फ्री नंबर है, या आप अगर रिंग करें 3316-225 3312 3316-225 3316-225 जी।
अगर इस नंबर पर आप रिंग करेंगे तो हम आपको ज़रूर मदद कर सकते हैं। ये नंबर डायरेक्ट हमारे रिसेप्शन पर जाता है और वो वहाँ से वोट असिस्टेंस टीम तक पहुँचा देंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे असहाय लोग हैं जिनको वाकई मदद की ज़रूरत है। तो 3316-225 पर रिंग करें और आप लोग कोई भी रास्ता निकालेंगे जी, ये आप प्रॉमिस करें। ये हमारा कोशिश रहेगा जी। कि हम आप तक पहुँचे। थैंक यू। एक और कॉलर को मौका देते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद। इलेक्शंस सुपरवाइजर जनाब मोहम्मद सलीम साहब हमारे मेहमान श्रोताओं और आईना के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और कुछ कॉलर्स लाइन पर हैं। हेलो, नमस्ते जी, आपका स्वागत है जी। जी हाँ, मैं सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शन से कुछ सवाल करना जी बेशक, आपका नाम पता और आपका सवाल। मेरा नाम निर्मल, मैं नसीनू से कॉल कर जी, आपका सवाल क्या निर्मल? जी हाँ, जैसे कि जैसे सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शन मेरा 2-3 क्वेश्चन है, मैं कर दूंगा तो उनको जवाब देना बाद जी में। थोड़ा जल्दी करना वरना टाइम अप हो जाएगा। जी हाँ, मेरा पहला सवाल कि जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत जो वोटिंग सिस्टम है ये क्या कंपलसरी है या नहीं, ये मैं जानना चाहता हूँ। और दूसरी बात है जैसे कि अंडर फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो अभी तक जो सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रल काउंटिंग और सिस्टम ऑफ वोटा किस तरह से जो कैंडिडेट को वोट मिलेगा, ये परसेंटेज पे रहेगा या किस आधार पे रहेगा, ये किस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज है पार्टिसिपेट करेंगे और इनको किस तरह का वोट मिलेगा, फेस पास द पोस्ट है 50% और परसेंटेज वाइज वट एवर, ये मैं एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ। और तीसरी बात, अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है तो कंपलसरी क्यों नहीं है ये जो वोटा जो एवरीबॉडी, और अगर कोई वोट नहीं करता जो रजिस्टर हो गया है उस पर किसी तरह का फाइन या किसी तरह का पेनल्टी या किसी तरह का कुछ लागू होगा इलेक्शन के बाद में? जी थैंक यू निर्मल जी, आपके 3 सवाल हैं और वक्त बहुत कम है। तो सलीम साहब। जी हाँ, पहला क्वेश्चन तो है कि क्या वोटिंग कंपलसरी है या नहीं। जी, इस इलेक्शंस में वोटिंग कंपलसरी नहीं है। आप खुद चूज कर सकते हैं। इट्स अ वॉलंटरी थिंग, यू कैन चूज टू वोट और यू कैन चूज नॉट टू वोट। You can answer the third question as well. The third question is about the same thing, whether there is a fine or not, because it's not compulsory, fine नहीं है। जी हाँ, और जो काउंटिंग की बात है तो काउंटिंग इस तरह से होगा, जो जब आप पोलिंग स्टेशन में जाएंगे आप अपने एक कैंडिडेट को वोट देंगे। उस पोलिंग स्टेशन में उसी दिन जब काउंट होगा तो उस कैंडिडेट का कितना वोट है वो सुबह तक ट्रांसमिट होगा और हम रिजल्ट टेली में ऐड कर देंगे। काउंटिंग के बाद जब वो रिजल्ट टेली में आ जाएगा तो टोटल जितना वोट एक कैंडिडेट को मिला है उसको उठाकर हम उसके पार्टी में जोड़ देंगे। तो टोटल अगर पार्टी कैंडिडेट है तो टोटल पार्टी में अगर 50 लोग हैं तो उन 50 कैंडिडेट्स का वोट को हम एक साथ जोड़कर टोटल पार्टी वोट निकाल देंगे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का भी इसी तरह से फीजी में जहाँ जहाँ भी उसको वोट मिलेगा, टोटल वोट्स फ्रॉम फीजी वाइड विल बी कंबाइंड एंड विल हैव अ सम टोटल। जो टोटल्स है उसको हम फिर ले जाकर नेशनल रिजल्ट टेली में रखकर इलेक्ट्रल कमीशन को दे देंगे। इलेक्ट्रल कमीशन उस जो इंडिविजुअल वोट टोटल्स और पार्टी टोटल्स को लेकर फिर सीट्स अलोकेट करेगा। तो अगर आपको एक सीट मिलना है तो पहले पार्टी को या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 5% टोटल वोट्स जितना है 5% ऑफ द टोटल वोट्स क्रॉस करना होगा। वो थ्रेशोल्ड है। जब वो 5% थ्रेशोल्ड अगर मीट करता है तो फिर वो सीट को क्वालिफाई होता है। अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है 5% मीट कर दिया तो एक सीट उसको मिल जाएगा। इसी तरह से अगर पार्टी ने पूरा पार्टी मिलाकर 5% मीट कर दिया तो पार्टी को भी सीट्स मिलेगा जितना सीट्स वो क्वालिफाई होगी। फिर उसके बाद में एक सिस्टम है सीट्स एलोकेशन करने का, जिसमें जितना टोटल है, जैसे पार्टी ए को अगर 200,000 वोट्स मिला है तो 200,000 से कोशेंट इक्वेट करा जाएगा, जिसमें आपको जितना सीट्स है वो पता चले। अब एक सिंपल एग्जांपल होगा, ये ओपन लिस्ट प्रोपोर्शनल सिस्टम है। तो अगर आपने 200,000
वोट्स मिला है और 500,000 लोगों ने वोट दिया है, तो 200,000 ओवर 500,000 आपको उतना परसेंटेज का सीट्स मिल जाएगा। तो इस वक्त हम बता दें कि ये परसेंटेज वाइज नहीं वर्कआउट होगा, ये क्वोशंट वाइज वर्कआउट होगा, जो आपको 200,000 डिवाइड बाय 1, 200,000 डिवाइड बाय 2, 200,000 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय द 50 तक डिवाइड होगा। फिर आप जितना पार्टी जो क्वालिफाई होते हैं उनमें से टॉप 50 क्वेश्चंस चूज करें, तो उससे आपको डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी पार्टी को कितना वोट मिले, कितना सीट मिलेगा। फिर वहाँ से आप जाएं तो फिर पार्टी लिस्टिंग में देखें कैंडिडेट्स जिसको सबसे हाईएस्ट वोट मिला है वहाँ से लेकर लोएस्ट वोट तक रैंकिंग होगा। तो अगर समझो 200,000 वोट के द्वारा आपको 20 सीट्स मिला है, तो आप टॉप 20 कैंडिडेट्स हु गॉट वोट्स इन दैट पार्टी को सीट दे देंगे। सलीम साहब, मुझे पता है कि अभी भी लोगों को थोड़ा विस्तृत जानकारी चाहिए एंड वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, लेकिन ये बाद में हम इसको और भी विस्तृत जानकारी जो है नेक्स्ट टाइम जब हम सलीम साहब को इनवाइट करेंगे, तो जब इलेक्शंस और भी ज़्यादा करीब आ जाएंगे तो इस पर और भी ज़्यादा हम चर्चा करेंगे एंड देन यू विल हैव अ बेटर एक्सप्लेनेशन विद मोस्ट प्रोबेबली कुछ लिखित रूप में आप दर्शा सकेंगे हमारे व्यूअर्स को कि किस तरह से ये जो वोट है और सीट से इसका एलोकेशन होगा। लेकिन जाते जाते आई वुड लाइक यू टू शो द जो बैलेट पेपर है, जो सैंपल है वो कैसा रहेगा वो बता भी सकते हैं, बिकॉज नॉट एवरीबडी अभी कुछ लोग रेडियो सुन रहे हैं और टीवी पर बाद में आएगा। तो ये जो वोटिंग जो प्रोसीजर है थोड़ा सा इस पर रोशनी डालते हैं। जी हाँ, आप जब वोट करने आएंगे तो आप पोलिंग स्टेशन के पास पहुंचेंगे, जहां पर आपको एक क्यू कंट्रोलर हमारा एक स्टाफ होगा, वो आपको एक नेशनल कैंडिडेट्स लिस्ट देगा। नेशनल कैंडिडेट्स लिस्ट जो है वो कुछ इस तरह से होगा। एक बुकलेट होगा इतना ही बड़ा सा, और उसमें आप अगर ऐसे टर्न करके देखें तो कैंडिडेट का नंबर होगा, कैंडिडेट का नाम होगा और उसका फोटो होगा। फोटो भी होगा जी, ठीक है। तो ये नंबरिंग में होगा 135 से लेकर जितना भी कैंडिडेट्स हैं उन तक होगा, और आप अपना कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट से ढूंढकर फिर बैलेट पेपर जो होगा उसमें आप अपना नंबर को मार्क कर दें। तो अगर आपको कैंडिडेट नंबर 140 को वोट करना है, आप कोई और भी कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम्पल के तौर पर 140 को वोट करना है तो आप 140 कैंडिडेट को ढूंढकर बैलेट पेपर पर ले जाकर आप चाहे सर्कल कर दें, चाहे टिक कर दें, चाहे क्रॉस कर दें। अच्छा, एक कैंडिडेट को आप बना दे। जी हाँ, सर्कल, टिक या क्रॉस इतना ही करना है। आप मार्क कर आपने वोट दे दिया, आप अपने बैलेट पेपर को फोल्ड करके जाएं, अपने हाथ में इंक लगवाएं और बैलेट पेपर को बॉक्स में ड्रॉप कर दें, आपने वोट कर दिया। तो सैंपल बैलेट पेपर जो ये है इसी तरह का कुछ होगा जो बैलेट पेपर इलेक्शन डे। ये काफी मतलब 2 A4 साइज पेपर ले लो, उसको जोड़ दो तो इतना बड़ा बैलेट पेपर होगा जी। और इसमें लगभग जितने कैंडिडेट्स होंगे, बात 300 अभी है, अभी 300 नंबर्स यहाँ पर है। हाँ। और आप फॉन्ट साइज जो है वो फॉन्ट साइज 17 है। अच्छा, आप नंबर को फॉन्ट साइज रहेगा। जी हाँ, यही फॉन्ट साइज होगा, और अगर इससे ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे तो हम पेपर के साइज को और भी एडजस्ट करेंगे जी। ठीक है, तो बैलेट पेपर काफी बड़ा है और बैलेट पेपर पर ढेर सारे जो नंबर्स हैं वो एट रेंडम पिक होंगे किस पार्टी का कौन सा नंबर है। तो पार्टी वहाँ पर फिर प्रमोशन करेगी कि हमारी पार्टी का या इस कैंडिडेट का ये नंबर है। इसमें कैंडिडेट का नंबर होगा, मतलब अगर मैं खड़ी होती हूँ तो मुझे एक नंबर दिया जाएगा, एग्जाम्पल 200। तो मैं बताऊंगी आपको कि मेरा नंबर 200 है, बैलेट पेपर में 200 खोजना और वहीं पर आप जाकर क्रॉस करना, टिक करना या सर्कल करना। और अगर फिर भी न बात समझ में आए तो जो बुकलेट्स हैं ये आपको दिए जाएंगे, जहाँ पर तस्वीर होगी और नाम होगा और साथ में आपका नंबर होगा। उस बुक को, इस किताब को आप साथ लेकर जाए, बैलेट पेपर के बगल में लगकर, और वहाँ पर आप टिक, सर्कल या फिर क्रॉस कर सकते हैं। हर एक वोटर को एक बुक मिलेगा पोलिंग स्टेशन के अंदर। पोलिंग स्टेशन के अंदर, नॉट आउटसाइड। आउटसाइड हम नहीं बुक देंगे, क्योंकि आउटसाइड कोई मार्क कर देगा आपका बुक को, कोई कहेगा इस नंबर को या उस नंबर को। तो हम अंदर आपको एक नया बुक देंगे जिसमें सबका नंबर होगा, आप जाकर उस तरह फिर वोट करें। थैंक यू सलीम साहब, आज आप प्रोग्राम में आए। मैं जानती हूँ दिस इज़ नॉट द लास्ट इंटरव्यू विद यू, क्योंकि बहुत सारे और सवाल रह गए हैं, मेरे श्रोताओं को भी बहुत सारे सवाल करना है। तो इंशाल्लाह हम फिर आपको आमंत्रित करेंगे अपने आईना में, और फिर बाकी के जो सवालात रह गए हैं
हम उसको लेकर आएंगे आपके लिए। तो थैंक यू सो मच सलीम साहब, एंड थैंक यू हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, आज आप लोगों ने अपना योगदान दिया है। आज सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस जनाब मोहम्मद सलीम साहब हमारे मेहमान थे। आईना में अब अपने साथी वीना भटनागर को इजाज़त दीजिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात होती है अगले हफ्ता, तब तक के लिए नमस्ते और सलीम साहब खुदा हाफिज़।